ये तय कर पाना मेरे लिए मुश्किल है कि अपने पुरखों की बलिदान और कुर्बानियों को याद करते हुए नाज करें, या हमारे आपके जैसे लोगों के इतनी बड़ी तादाद में होते हुए संविधान के अपमान पर शर्म करें या धिक्कार करें। और ओबीसी समाज के लोगों, आपके बीच में पहली मेरी बात है, इस देश के ओबीसी को यह बात समझने में बहुत वक्त लग गया कि डॉक्टर अंबेडकर, जो उन्होंने, ब्राह्मणों ने यह बना दिया कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे। हमने किताबें पढ़ी, हमने समाज को पढ़ा, पहला सच जाना कि डॉक्टर अंबेडकर जितना दलितों के थे उससे ज्यादा इस देश की महिलाओं के थे, मजदूरों के थे, किसानों के थे और ओबीसी के नेता थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को हम अपना नायक मानते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब जो लोग इंडिया गठबंधन बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि 24 में मनुवादियों को सरकार में आने से रोके, एक वादा उनको अपने घोषणा पत्र में और करना चाहिए कि जब हमारी सरकार बने 2024 में, तो 2024 में सरकार बनने के बाद हम मान्यवर कांशीराम और कर्पूरी ठाकुर के साथ बीपी मंडल को भारत रत्न देने का काम करेंगे। यह वादा करिए, देखिए आपको अपने लोग अपना मानना शुरू कर देंगे। आज बीपी मंडल साहब की जयंती के इस समारोह में शामिल होने के लिए पहली बार मैं कटिहार आया हूं। सीमांचल का ये इलाका सामाजिक न्याय के आंदोलनों की, समाजवादी आंदोलनों की सरजमी बिहार, तथागत बुद्ध की धरती, त्रिवेणी संघ की धरती, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्षों की और समाजवादी आंदोलनों के अगुआ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल साहब की सरजमी पर जब भी आने का मौका मिलता है तो पहला तो यह महसूस होता है कि एक विराट वृक्ष जिसकी अनगिनत शाखाओं के किसी कोने में हिलते डुलते हम जैसे एक पत्ते उस विराट वृक्ष की जड़ों से मिलते हुए महसूस होते हैं। बिहार में आकर के हमें अपनी जड़ों से मिलते हुए ताकत महसूस होती है। इसलिए आयोजन समिति का आप सबको धन्यवाद है। और ये जड़ें एक वैचारिक वृक्ष की हैं। जब भी हम तथागत बुद्ध को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी सबसे पुरानी और सबसे मजबूत जड़ को याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जड़ इतनी मजबूत न होती तो इतने हमलों और इतनी आंधियों के बाद हमारे जैसे पत्ते आज महफूज न होते। जब भी बिहार में आकर के इस बात का मौका मिलता है कि हम त्रिवेणी संघ के अपनी विरासत को याद करें, अर्जक संघ के बाबू जगदेव प्रसाद शोषित समाज दल उस विरासत को याद करें, तो आप ये महसूस होता है कि उन संघर्षों को एक बार फिर से हम जीते हैं। उन कुर्बानियों का हमारे ऊपर कर्ज है। जो गालियां कर्पूरी ठाकुर को दी गई, जो ज्यादती बाबू जगदेव प्रसाद को सहनी पड़ी, जो अपमान त्रिवेणी संघ के लोगों को सुनना पड़ा, जो संघर्ष यहां के समाजवादी आंदोलन ने किया, ये सब कुछ यहां आकर ताजा हो जाता है। बिहार के लोगों, आपको बधाई देने का भी जी चाहता है, लेकिन आपके बीच में आकर यह भी उम्मीद होती है कि बधाई दें या उस जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि आपकी इतनी पुरानी सरजमी, संघर्षों की जमीन और यहां के इतने समृद्ध लोगों के बीच में इस देश में आज जब हम बात कर रहे हैं तो वक्त ऐसा है कि कुछ लोग हमारे आपके वोट से सरकार में बैठकर कहते हैं कि हमें इस देश का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है।
ये तय कर पाना मेरे लिए मुश्किल है कि अपने पुरखों की बलिदान और कुर्बानियों को याद करते हुए नाज करें, या हमारे आपके जैसे लोगों के इतनी बड़ी तादाद में होते हुए संविधान के अपमान पर शर्म करें या धिक्कार करें। जिस समय ये माहौल हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो एक हमारे आलिशान वारिस का मंच सजा हुआ है, और बिहार में खड़े होकर बीपी मंडल साहब को याद करना, सबसे पहली बात जो मैं बार बार इस तरह के मंचों पर कबूल करता हूं, मेरा कबूलनामा एक बार फिर से यही है, हमारे पुरखे सैकड़ों हजारों साल से गाय भैंस चराते, खेती किसानी करते, कहीं खो गए, गुम हो गए। हम भी आज कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, खेत में काम कर रहे होते या मजदूरी कर रहे होते, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, और पीछे तकरीबन 14 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हमें शुरुआत में लगता था कि यह सब कुछ संभव हुआ क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, और इस मेहनत से मैं अपने घर वालों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। मगर पढ़ने और डिग्री के बाद जब अपनी विरासत, अपनी जड़ों को जुड़ा और उससे महसूस किया, तो ये कबूल करता हूं कि मेरे घर वाले जैसे जाने कितने घर वाले ये हसरत पालते हुए मर गए कि उनके बेटा बेटी किसी बेहतर स्कूल में पढ़ाई करके कुछ बेहतर कर सके। मगर हम यहां खड़े हैं क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू है। अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं यहां नहीं होता, और आज किसी खेत में गाय भैंस चरा रहा होता। इसलिए अपनी विरासत को याद करने का एक मंच है ये, और ये बात गांव के लोगों तक पहुंचानी है। हमें तो लाभ मिल गया भारत के संविधान का और मंडल कमीशन का, मगर बीपी मंडल साहब ने जो ख्वाब देखा था, अभी भी इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को उसका लाभ अभी पहुंचा नहीं। ये तो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है ना, सरकारी मुलाजिम हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहां हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे जागरूक लोग इस मंच और इस सभागार में मौजूद हैं। तो हम सारे जागरूक लोगों को यह बात कबूल करनी चाहिए कि हमने भारत के संविधान का लाभ लिया है, हमने मंडल कमीशन का लाभ लिया है, और आज जब भारत का संविधान और मंडल कमीशन दोनों सबसे ज्यादा खतरे में हैं, तो हम लाभ लेने वाले लोग क्या कर रहे हैं? केवल वही औपचारिकता का सम्मेलन, केवल वही जो कन्विंस लोग हैं सभागार में, जो ऑलरेडी कन्विंस हैं, जागरूक हैं, उन्हीं के बीच में आकर भाषण दें। आपका फूल माला और गुलदस्ता, इतनी कम उम्र में हम जैसे लोगों को जब इतना सम्मान मिलता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? हमें भी कभी कभी गुमान हो जाता है कि हम बहुत तेज मार खा हैं, मगर जब पूरी विरासत को याद करते हैं तो लगता है कि हम कहां हैं। हमारी तो जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र संघर्षों में खपा देने वाले लोग इस मंच पर और सभागार में बैठे होंगे। उनके सामने हमारी क्या विसार, इनका अनुभव, इनका संघर्ष। और हम तो दिल्ली में बैठे हैं ना, वहां तो फिर भी थोड़ा कैमरा है, थोड़ा लाइट है, थोड़ी नौकरी है, वहां हम कुछ बोलते हैं तो उसकी बात दूर तक जाती है। मगर मुझसे ज्यादा संघर्ष वो व्यक्ति कर रहा है जो कटिहार के किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में अकेले, बिना टीवी और कैमरा के, बिना अखबार के, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहा होगा और अकेला पड़ रहा होगा। मैं उसको याद करना चाहता हूं। और अगर मैं अपने गांव के उस अंतिम व्यक्ति की लड़ाई में शामिल नहीं हूं तो मुझे यह सम्मान लेने का कोई अधिकार नहीं। यह तो हमें मौका मिला, इसका सम्मान है, लेकिन हम जानते हैं कि यह लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है। आप अभी मेरे नाम का नारा लगा रहे थे, कोई फायदा नहीं इसका। किसी एक व्यक्ति को अगर हमने मजबूत किया तो कल को वो व्यक्ति या तो बहुत मजबूत हो जाएगा तो किसी बड़े ओहदे पर चला जाएगा, कोई बहुत मजबूत हो जाएगा तो वो ज्यादा में बिकेगा, उसकी बोली ज्यादा लगेगी, या हो सकता है वो डरा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, मार दिया जाए। एक व्यक्ति को अगर आपने मजबूत किया तो वो व्यक्ति के ऊपर आपका मिशन और आंदोलन टिक गया।
मगर जब आप अपने विचारधारा और अपने समाज को मजबूत करते हैं तो एक व्यक्ति जाता है, फिर कोई और खड़ा हो जाता है और वो कारवां लगातार चलता रहता है। इसलिए व्यक्तियों की बजाय विचारधारा को मजबूत करने का एक संकल्प लेकर यहां से जाइए। ये ठीक बात है कि हम भी जोखिम उठा रहे हैं। शंभू बैठे हुए हैं, आज आप गूगल करके एक चीज देखिएगा, करोड़ों करोड़ रुपए हमारी जेब से जाते हैं, तब कोई सरकार चलती है और कोई मीडिया हाउस चलता है। वो हमारे पैसे से चल रहा होता है, क्योंकि वो जो बेच रहा है उसके खरीदार हम हैं, मगर वहां हमारे लोग नहीं हैं। वहां जो बेच रहा है वो भी वही है, जो उसका फायदा उठा रहा है वो भी वही है, जो सरकार बनवा रहा है, सरकार गिरा रहा है, वो भी वही लोग हैं, और हम लोग केवल तमाशा देखने वाले हैं। और उस पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अगर ना होती तो एक बात याद रखिएगा, ये जितने विरासत का हम क्लेम कर रहे हैं ना, ये विरासत कब की लुट गई होती उस मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, मगर सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को जिंदा रखा है। और हम जैसे लोग उसी सोशल मीडिया की वजह से आप तक पहुंच पाए, और उस सोशल मीडिया से क्योंकि हम बिना डरे अपनी बात बोलते हैं। आप गूगल करके देखिएगा, एक रिपोर्ट आई है, वो YouTube चैनलों का सर्वे देती है कि किसका हर महीने या सालाना कितनी रीच है, कितने लोग उसे देख रहे हैं। और खोजिएगा उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर आज भी मैंने देखा नेशनल दस्तक, जिसे शंभू चलाते हैं, वो आज भी देश का तीसरा या दूसरा नंबर का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। 8 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि शंभू सच बोलते हैं। शंभू सच बोले, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि शंभू जैसे पत्रकार, नेशनल दस्तक, न्यूज वीक, दलित दस्तक, आर्टिकल 19 ऐसे जो चैनल हैं, वो सच बोलने से ज्यादा जरूरी वह काम कर रहे हैं जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हमारी और आपकी खबरें वो हमारे लोग दिखा रहे हैं, इसलिए इनकी ताकत बनना हमारी जिम्मेदारी है। और वो ताकत इसलिए भी बनना है क्योंकि हमारे लोग बहुत जोखिम उठाकर ये काम कर रहे हैं। हम भी जोखिम उठा रहे हैं। प्रोफेसर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा है। अगर आप प्रोफेसर को बुलाना चाहते, आप मेरी डिग्री देखकर मुझे बुलाना चाहते, तो आप मेरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुलाते, या उससे बड़े किसी वाइस चांसलर बनाने वाले को बुलाते। मैं तो वैसे भी अभी ठेके पर प्रोफेसर हूं, आज हूं कल नहीं हूं। इस देश में जब सब कुछ ठेके पर है तो हम ठेके पर हैं, इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा बेच दी है। आएंगे उस बात पर। तो एक ठेके पर प्रोफेसर को आपने क्यों बुलाया और क्यों इतना सम्मान दिया? क्योंकि आपने डिग्री और ओहदा देख करके सम्मान नहीं दिया, वरना दिल्ली विश्वविद्यालय में तो 10,000 प्रोफेसर हैं, बहुत सारे आप 10 का भी नाम नहीं जानते होंगे। इसका मतलब यह है कि हमें जो ये सम्मान मिल रहा है वो केवल डिग्रियों के दम पर नहीं है, इस विचारधारा के दम पर है, जिसके नाते हमारा और आपका रिश्ता बन गया है। इसलिए हम आपके बीच में खड़े हैं। और इस विचारधारा की हिम्मत है कि ठेके पर होने के बाद भी हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो निडरता हम आपसे लेकर जाते हैं और ऐसे मंचों से लेकर जाते हैं। वो हमारी नौकरी छीन लेंगे, हमें पता है। वो हमें कभी परमानेंट नहीं होने देंगे, हमें पता है। वो हमारा करियर खराब कर देंगे। कई कमेटियां उन्होंने मेरे ऊपर बिठा रखी हैं, वक्त आएगा तो उसका भी सार्वजनिक खुलासा करूंगा। वो बहुत सारा नुकसान मेरा कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं चाहता तो एक प्रोफेसर होने के नाते आज के वक्त अपने लाइब्रेरी में बैठकर एक लेख लिखने या किताब पढ़ने में मेरा वक्त जाना चाहिए। और मैंने ये 10 साल ये काम किया प्रोफेसरी में आने के बाद, क्योंकि हमारा पहला काम कलम और किताब का था। मगर जब मैंने ये देखा कि प्रोफेसर तो बहुत सारे लोग बन गए, कलम और किताब तो बहुत सारे लोगों के हाथ में है, मगर जो बात कोई प्रोफेसर नहीं बोल रहा है, वो बात अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाले वक्त में लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे सामने ये विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। अगर मैं कहूंगा कि मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था तो मेरे लोग मुझे उसका दोषी कहेंगे, क्योंकि मैंने उस आने वाले खतरे से अपने लोगों को जागरूक नहीं किया। इसलिए मैंने ये हिम्मत जुटाई कि इस बात को गांव गांव तक पहुंचाना जरूरी है। और इसलिए आपके बीच में आते हैं
कोई भाषण देने नहीं कि अगली बार कटिहार से हमें कोई चुनाव लड़ना है, कोई इसलिए नहीं कि आप हमें सम्मानित करेंगे। आयोजन समिति के लोगों ने आने जाने का, रहने का प्रबंध कर दिया, यही बहुत है। लेकिन इतनी मुश्किल उठाकर आपके बीच में किस बात के लिए आते हैं? कोई हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं है, एक कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे पुरखों का। जब भी ऐसे मंच पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से एक पाई कर्ज की चुका रहे हैं, इसलिए हिम्मत करके आप लोगों के बीच में खड़े होते हैं। वो कर्ज है बाबू जगदेव प्रसाद का, जिन्होंने नारा दिया, और मैं खुश हूं ओबीसी समाज के बहुतायत लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सम्मान ओबीसी समाज के लोगों, इस बात को समझिएगा, हमें पहला और सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले लोग इस देश के दलित समाज के लोग थे। अंबेडकर के मानने वाले लोगों ने सबसे ज्यादा हमें सम्मान और हमें मंच दिया। हमने उनके बीच में जाकर जब ये महसूस किया और वहां एक कबूलनामा किया, और ओबीसी समाज के लोगों, आपके बीच भी पहली मेरी बात है, इस देश के ओबीसी को यह बात समझने में बहुत वक्त लग गया कि डॉक्टर अंबेडकर, जो उन्होंने, ब्राह्मणों ने यह बना दिया कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे। हमने किताबें पढ़ी, हमने समाज को पढ़ा, पहला सच जाना कि डॉक्टर अंबेडकर जितना दलितों के थे उससे ज्यादा इस देश की महिलाओं के थे, मजदूरों के थे, किसानों के थे और ओबीसी के नेता थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को हम अपना नायक मानते हैं। ये तो बंटवारा कर दिया था कि अंबेडकर को कौन याद करेगा? दलित याद करेंगे। अंबेडकर पर कार्यक्रम कौन करेगा? दलित करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद तो इस देश में अंबेडकर को मिटा देने का काम हुआ कि अंबेडकर की किताबें नहीं थी, अंबेडकर को कुछ भी नहीं था। बिहार के लोगों, सामाजिक न्याय के समाजवादी आंदोलन की जमीन पर अपना इतिहास याद कर रहा हूं। 1990 के बाद, भारत की आजादी के 40-45 साल बाद पहली बार अंबेडकर के किताबों का समग्र प्रकाशन 80 के बाद शुरू हुआ। 1990 में आकर के जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जब बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और इस देश में समाजवादी आंदोलन और अंबेडकरवादी आंदोलन मजबूत हुआ, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की विरासत के लोग मजबूत हुए, एक तरफ मान्यवर कांशीराम मजबूत हुए, तो भारत रत्न देने का काम पहली बार 1990 में संयुक्त मोर्चा की सरकार, बीपी सिंह की सरकार ने किया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही खुद को भारत रत्न दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर को तो आजादी के 40 साल लग गए इस देश को कबूल करने में कि भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग किसी भारत रत्न पुरस्कार के पहले ही विश्व रत्न बन चुके थे। यह बात बहुत देर में इस देश के लोगों को समझ में आई। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब जो लोग इंडिया गठबंधन बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि 24 में मनुवादियों को सरकार में आने से रोके, एक वादा उनको अपने घोषणा पत्र में और करना चाहिए कि जब हमारी सरकार बने 2024 में, तो 2024 में सरकार बनने के बाद हम मान्यवर कांशीराम और कर्पूरी ठाकुर के साथ बीपी मंडल को भारत रत्न देने का काम करेंगे। यह वादा करिए, देखिए आपको अपने लोग अपना मानना शुरू कर देंगे। बीपी मंडल भारत रत्न नहीं है क्या? कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न नहीं है क्या? मान्यवर कांशीराम और जगदेव बाबू, मैं कहना चाहता हूं कि ये 3-4 लोगों से शुरुआत करो, फिर तो मैं ओबीसी समाज के लोगों अपनी विरासत को जब याद करता हूं तो मुझे सबसे शुरुआत में एक जुलाहा याद आता है, हमारा संत, हमारा फकीर याद आता है कि तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। ये बात कहने वाला काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कंती तुर्काई। हमारा पुरखा कबीर कहता है, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मैं अपने सबसे पहले वारिस को याद करना चाहता हूं और वो हमारी विरासत का नमूना है। कितना शानदार सवाल पूछा था उन्होंने कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध।
क्या हमारी नसों में लोहा बहता है और तुम्हारी नसों में दूध बहता है? तुम कैसे ब्राह्मण हुए? एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। इतना बड़ा क्रांति का पैगाम देने वाला हमारा पुरखा कबीर खड़ा होकर के ललकार करके तमाम जातिवादी और पाखंडियों को एक बात कहता है कि कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आधर हो। बिहार वालों, एक बात कबीरदास पहले ही कह गए थे, एक समय आएगा जब इसमें कामी क्रोधी और पाखंडी बाबा बन के आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारा पर्चा बनाते हैं कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। आप हाथ जोड़ के बैठे हुए, जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर वो कहेगा कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, इलाज करते हो ठीक नहीं होता। आप कह रहे हैं एकदम बाबा यही सबसे बड़ा संकट है। कोई नौजवान गया तो उससे कहा जितना पढ़ाई करते हो नौकरी नहीं मिलती, और रोने लगा, अरे बाबा। तुरंत वो जटा बढ़ाया, बिना डिग्री का एक अयोग्य व्यक्ति बाबा बन करके वहां बैठा है, कहा कि जाओ दक्षिण से जो है उधर कृपा रुकी हुई थी और पूरब मुंह करके सोने लगना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। आप जेब में जितना ले गए थे बाबा को चढ़ाकर आखंड और अंधविश्वास को लेकर घर लौट आते हैं। कबीर ने क्या लिखा? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन नाए, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये सबसे बड़ा पैगाम तो हमारे पुरखे दे गए कि दढ़िया बढ़ाए मथवा मुड़ाए जोगी होएगी ना लबरा, और गीता छोड़ पाखंड बाचे लगे, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी होएगी ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे ऐसे जोगी और पाखंडी, कोई बाबा बन के प्रवचन देते हुए कह रहा है कि भारत का संविधान बदलना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो कोई बाबा गोरखपुर से निकलकर मुख्यमंत्री बन जा रहा है। लेकिन ईमानदारी का वो अध्यात्म कहां गया, जैसा कबीर चाहते थे कि और जो रविदास चाहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। और कबीर ने, हमारे पुरखे ने लिखा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठे हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। वो कबीर याद आता है। आज हमारे लोग मंडल कमीशन और संविधान से नौकरी पा गए तो अपना घर भरने लगे, और घर भर के क्या हुआ, एक दिन जैसे ही बोलना शुरू किए ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया, जीवन भर जितना लूटे थे वो सब जेल में चले गए। आपने समाज के लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो समाज आपके लिए क्यों खड़ा होगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है आपके सामने। कबीर ने कहा कि साए इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। यानी जो ईमानदारी और मेहनत का पैगाम था कबीर का, वो उन्होंने पैगाम दिया। और ओबीसी समाज के लोगों ने कभी कबीर को अपना माना क्या? इसलिए वो पैगाम रविदास को आपने अपना माना क्या? अब आपकी विरासत का 5 मिनट में आपको एक पैगाम, एक सिलसिला बताना चाहता हूं। उस विरासत में कबीर से जो कारवां आगे बढ़ा, कबीर दास, उन्होंने एक बहुत बुलंदी की बात कही थी कि जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाह जो कबीर का है, उस पैगाम को रविदास ने ये कहा कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे वाला पैगाम जब अन्न पर आया तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। क्यों इस बात को कहा? क्योंकि छोटे बड़े लोग थे, और उस विरासत को जब उन्होंने आगे बढ़ाया तो हमारे इसी विरासत में एक नायक पैदा हुआ। मैं केवल ओबीसी समाज के लोगों को संबोधित करना चाहता हूं इस बात के साथ, क्योंकि दलित समाज ने अपने को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जागरूक किया है। हमारा ओबीसी समाज बिखरा हुआ है, और बिखरने की वजह भी है। मैं ऐसा इसका कोई गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि ये कोई जाति और वो नहीं रहे। अछूत होने का दंश तो हमारे यहां सहा नहीं गया। मंडल लागू हुआ तो कुछ लोग जो ओबीसी में आजकल हैं, नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप समझ जाएंगे। जब मंडल कमीशन बन रहा था, उसकी सुनवाई चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, तो बीपी मंडल साहब के सामने कुछ ओबीसी लोग गए। उन्होंने कहा कि ओबीसी में आपने लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा कौन कौन सी जाति है ये आप आ रहे हो कहने। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? हमारे। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हमारे। सबसे ज्यादा
धन संपत्ति किसके पास हमारी, बिजनेस व्यापार किसके पास हमारे। हमारे इलाके में किसी का औकात ही नहीं है कि कोई हमारा शोषण कर ले। हम कोई पिछड़े उछड़े नहीं है और ना हम ओबीसी में शामिल होंगे। ये आपका इतिहास है। कुछ दिन बाद जब मंडल लागू हो गया तो इस देश में आंदोलन हुए कि हमको भी पिछड़े में शामिल कर लो, क्योंकि तब उनको समझ में आया कि जगह जमीन धन संपत्ति 2-3 पीढ़ी बाद जब खत्म होने लगी, तब जाकर के मंडल ने जो कलम और किताब का संविधान का अधिकार दिया था वह जब पाना हुआ तो उनको पता चला कि हम तो ओबीसी में है ही नहीं, और धन संपत्ति तो लुट गई लेकिन जो अधिकार मंडल ने दिया था वो नहीं लुटा, और हमारे जैसे लोग मंडल के बदौलत यहां पर खड़े हैं। तब उन्होंने कहा कि हमें भी ओबीसी में शामिल कर लो। इसलिए कह रहा हूं कि इस कम्युनिटी की अपने कुछ अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध है। इस कम्युनिटी में 3743 जातियां हैं और 3, 4, 6, 10 बड़ी जातियां, बड़ी संख्या में कह रहा हूं, और किसी चीज से बड़ी और छोटी नहीं कह रहा। हमारे यहां तो कुछ लोगों को कहा गया कि ये सवर्ण हैं और ये अवर्ण हैं। सवर्ण किससे बना पता है? स्वर्ण से, सोने से, कि वो हम क्या हैं? सवर्ण हैं। तो हमारे एक विचारक ने मुझे एक सुझाव दिया कि जब वो अपने को कहते हैं कि वो सवर्ण हैं, सोना है, तो 90% बहुजनों के लिए तुम एक पैगाम कहो देश में कि वो अगर सोना है तो हम लोग हीरा हैं, हम गोल्डन जातियां नहीं, हम डायमंड हैं, और इसलिए हम आत्मविश्वास की बात आपके करने आए। उन्होंने कहा नीची जाति। भाई जाति नीची कैसे हो गई? ये छोटी जात, नीची जात, और गालियां बनाई ओबीसी समाज के लोगों। हमारे पूर्वांचल में गाली जाती है बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। भोजपुरी में ये गाली किसने बनाई? किसी दलित और मुसलमान ने बनाई क्या? इसका मतलब जो बड़ा था उसने हमारे लोगों को गालियां दी। बड़ जात बतियौला से, आहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। ये किसने गाली बनाई? आहिर एक बुद्धि 12 बजे। कौन बनाया ये? आप कल्पना करके देखिए, क्या ये गालियां दलितों ने बनाई क्या? आदिवासियों ने बनाई क्या? मुसलमानों ने बनाई क्या? ये गाली के नाम पर, अपमान जातियों के नाम पर किसने किया? वही जो अपने को श्रेष्ठ कहते थे। इसलिए मंडल में जाने वाली 3743 जातियां अपने यहां कई कल्चर में अलग हैं, इसलिए वो एक नहीं हो पाती। एक विचार देके जा रहा हूं, क्योंकि और तो यहां कोई बात होगी नहीं। मैं इस सभागार में देख रहा हूं, इस सभागार में मौजूद लोगों की औसत उम्र अगर निकालेंगे तो 50 से ऊपर जाएगी। इसलिए इस देश में अभी ओबीसी की कोई क्रांति नहीं हो पा रही। नौजवान कहां है? अभी एक नौजवान आके हमसे बोल रहा था कि इस सभागार में देखिए नौजवान कहां है। तब हमने उससे कहा और मन ही मन ये सोचा कि चलो, बुजुर्गों ने जितना संघर्ष करके यहां तक कारवां पहुंचाया, शंभू जी और हमारे जैसे लोग थोड़े बहुत आ रहे हैं। 5 साल 10 साल और अगर मेहनत कर दिए तो इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के नौजवान सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। क्योंकि ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि तुम चलो कांवड़ ढोने, समझ रहे हैं कि नहीं? जल चढ़ाने चलो, भूत भगाओ, भूत भगवान का पूरा भगवान बना दिया। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे मन में सवाल आया कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। किसी ने एक सवाल पूछा तो एक बाबा बना हुआ व्यक्ति, बाबा ओबा नहीं था वो, मतलब प्रवचनकारी, तो उसने एक कथा सुनाई कि ये कुत्ते से पता नहीं कैसे कैसे लहसुन और प्याज बना है। दूसरे बाबा से जब पूछा गया कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए तो उसने कोई दूसरी अपवित्र सी कथा सुनाई। तीसरे बाबा से पूछा गया कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए तो उसने तीसरी कथा सुनाई। मेरे मन में आया कि जो अपने को दुनिया का सबसे ताकतवर धर्म वाले बताते हैं, आज तक कोई एक कारण नहीं ढूंढ पाए कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए, और आज वो कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं तुम्हारी कहानी ही गलत है, तुम्हारी कहानी के दम पर कोई राष्ट्र बनने वाला नहीं। इसलिए चलो पहले एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो, एक हिंदू गांव बनाओ। आप किस बात का राष्ट्र करने की बात कर रहे हैं? इसलिए ओबीसी समाज के सामने जो कुछ खतरे हैं मैं उसे आपको सजग करने आया हूं, और भाषण देने का कोई मतलब नहीं। मुझसे ज्यादा बीपी मंडल के बारे में आप जानते होंगे, आप उनके इतिहास को जानते होंगे। मैंने लेकिन एक कहानी पढ़ी तो मेरी आंख खुल गई। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जमींदार घराने के थे भाई, कोई गरीब कमजोर घर के नहीं थे, और उन लोगों के समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता थे, ताकतवर थे।
बीपी मंडल साहब के सामने किसी की, हमें तो नहीं लगता कि कोई जीवन में उनका अपमान किया होगा, किसी का औकात उनके इलाके में उससे ज्यादा तो नहीं रही होगी। लेकिन एक बात सोचिए, अपमान कैसे हुआ? वो अपमान ऐसे हुआ कि जब वो मुख्यमंत्री बने और पटना में विधानसभा में खड़े होकर विवेकानंद झा नाम के एक विधानसभा सदस्य ने एक बार सवाल उठाया, गंगा में परिवहन होता था, तेल रिस गया, आग लग गई, और वहां खड़ा होकर एक झा विधानसभा का सदस्य बोला कि अगर एक शूद्र पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो यह इतना बड़ा अनर्थ है कि गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े हुए ओबीसी समाज के लोगों, इस कहानी को घर घर पहुंचाना, जिसको गुमान है कि वो ओबीसी नहीं है, वो छत्री है, वो ये ताकत रखता है, उसको पहुंचाना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के लिए कहा गया कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग लगी। बीपी मंडल साहब खड़े हुए और कहे कि देखो ये जो गंगा में आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारी छाती में जो आग लगी है इसे मुझे और लगाना है ताकि मेरे लोगों को हक अधिकार का मौका मिल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इसलिए सबसे ज्यादा इस देश में अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो ओबीसी के साथ हो रहा है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जा रहा है, उसकी इबादत घर के सामने जाकर गंदी गंदी गालियां और नारे लगाए जा रहे हैं, ये तो इस देश में दिख रहा है। मगर वो अन्याय अत्याचार से ज्यादा मैं कह रहा हूं, इस देश के ओबीसी के साथ उनकी पीढ़ियां बर्बाद करने का अन्याय हो रहा है। मगर इस देश के ओबीसी को पता ही नहीं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा रोजगार से वंचित एक मजदूर की तरह पैदा होंगी, क्योंकि हम और आप सो रहे हैं और मंडल आंदोलन को बचाने का कोई काम नहीं कर रहे। मंडल पर कमंडल हावी होकर आज दिल्ली में बैठा हुआ है। ये एक लाइन का पैगाम है मेरा, मंडल पर कमंडल लागू हुआ। कमंडल किसके खिलाफ आया था? इस इतिहास को क्या घर घर बताने की जरूरत नहीं है क्या? ये समाजवादी आंदोलन की जमीन, वो विरासत जो कबीर साहब से शुरू हुई, उसके आगे जब बढ़ी तो हमारा एक सम्राट पैदा हुआ जिसकी मां ओबीसी थी। उस सम्राट का जो राज तिलक, और उसमें भी ओबीसी समाज के और जो अंतरजातीय विवाह हुआ था उसकी परवरिश में पैदा हुआ, अपनी मां के संस्कारों जो ओबीसी थी उससे बड़ा हुआ एक चक्रवर्ती सम्राट जब इस देश में शासक बना और सम्राट अशोक के रूप में जाना जाता है, तो अखंड भारत क्या होता है यह बताने का काम सम्राट अशोक ने किया था। जब तलवार उठाई तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके तलवार के सामने कोई टिक पाए, लेकिन जब तलवार की ताकत दिखा करके दिल में एक कलेजा था, तलवार रख दी और बुद्ध को स्वीकार करके पूरी दुनिया में बुद्ध के पैगाम को आगे बढ़ाया, तो सबसे बड़ा राजाओं का राजा कोई हुआ हमारे लिए तो वो सम्राट अशोक है। इसलिए हम अपनी विरासत को याद करते हैं। और यहीं से एक बात आपको दे रहा हूं पढ़े लिखे लोगों, इस बात को सोचना गांव गांव, अगर मौर्य वंश आपका है, सम्राट अशोक आपके हैं, तो आप शूद्र कैसे हो गए? इस बात को जरा गहराई से सोचिएगा। शासक पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसके थे? ओबीसी के थे। देवगिरी में यादवों का वंश किसका था? वो ओबीसी में आता था। भीलवाड़ा और गोंडवाना लैंड आदिवासी और दलित सम्राट लोग हुआ करते थे। हमारे यहां महाराजा सुहेलदेव से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिहिर भोज तक कौन शासक था? अरे इस देश का कमेरा जो था ना वो शासक था। लेकिन वो शासन करने में जब इतना ताकतवर हुआ तो महात्मा फूले लिखते हैं कि वो जो खेत और किसानी से जुड़ा हुआ कौम थी वो ताकतवर थी, और जब ये विदेशी आए उन्होंने एक ग्रंथ लिख करके और कहानियां गढ़ करके जब वर्ण व्यवस्था बनाई, उनके सामने जो झुक गए उनको उन्होंने छत्री माना, जो नहीं झुके निडर होकर खड़े रहे उनको जानबूझकर उन्होंने शूद्र में डाल दिया। हम शूद्र थे नहीं, हमें जानबूझकर शूद्र में भरा गया ताकि हमारे लोगों को अपमानित किया जाए और उनकी जो ऐतिहासिक शासन करने वाली विरासत है उसको भुला दिया जाए। यह बात आपको कहने आया हूं, इस पर विचार करिएगा। राजा आप हैं तो गुलाम कौन हुआ भाई? ये बात विचार करिएगा। इसलिए मैं एक निवेदन करके जा रहा हूं। ये शूद्र वाली परिभाषा को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और ये कहिए ना
कि जो भी हाथ से श्रम करता है वो शासक है, और अब इस देश की दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, उस देश पर राज करने और शासन करने का काम इस देश के 90% लोग करेंगे। इस विमर्श को चलाइए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे लोग आज जाकर कहिए उनसे कि तुम शूद्र हो, वही आपको नाराज हो जाते हैं। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? वो शूद्र मानने को तैयार है क्या? आइए हमारे उत्तर भारत में, भाई देखिए हम लोग कन्विंस लोग हैं, हम लोग को अच्छा लगे बुरा, लेकिन जब आप शूद्र किसी को कहते हैं तो वो नहीं मानता है। और इसलिए कह रहा हूं, जोड़ने का एक इतिहास पढ़िए। उसके बाद वो जब परंपरा आगे बढ़ी, कबीर रविदास से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक माली जाति में आने वाले ओबीसी समाज के लोग थे। बहुत देर लग गई। फूले, पेरियार और अंबेडकर दक्षिण भारत से उत्तर आने में बहुत वक्त लग गया। इसलिए आज ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का बड़ा अड्डा कोई बना हुआ है तो ये उत्तर भारत बना हुआ है। हमारे विधायक जी ने अभी बोला, जरा पता लगाओ आज इन मनुवादियों की दक्षिण भारत के किसी राज्य में सरकार है क्या? सोचिए ना जरा, दक्षिण भारत में इनकी सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि भूत भगवान का वहां से बिजनेस व्यापार थोड़ा कम हो गया। उसके नाम पर वहां पेरियार पैदा हुआ, जिसने कहा कि ईश्वर को जिसने बनाया वो धूर्त था। अब आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो आयोजक लोग परेशानी में हो जाएंगे। हमारे पुरखे तो इतना लिख गए भाई, मैं तो बोल भी नहीं रहा। ये सब आकर के अभी शंभू और हम लोग जब मिलते हैं तो बात करते हैं कि बहुत सजग होकर के हमारे लोगों को समझाना है, क्योंकि कल एक मुकदमा होगा तो हम जानते हैं कि हमारे पीछे खड़े होने वाले लोग पता नहीं कितने होंगे, इसका हमें कोई गारंटी नहीं है। मेरे ऊपर हुआ, लेकिन मैंने जब ढंग का एक वकील खोजना शुरू किया तो हमारे यहां बड़े बड़े क्रांतिकारी तो मिल गए, लेकिन उसमें वकील ढंग का कोई मिला ही नहीं। वो कहा कि कुछ नहीं होने देंगे, ये होने देंगे, वो होने देंगे, लेकिन जब कागज और कलम की बात होती है, हमारे प्रोफेसर, हमारे वकील प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथी हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में कुंजी लिख लिख करके लोग प्रोफेसर बन गए, और रतन लाल को आज भी प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया। डॉक्टर रितु सिंह को निकाल दिया नौकरी से, कल को मुझे भी निकाल देंगे। जरा खोज के देखिए कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। हमारा समाज जब कोई शहीद हो जाता है तो उनको याद करने फूल माला चढ़ाने जाता है, जब कोई लड़ रहा होता है तो उसके साथ अकेला हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार वालों, जिस दिन लालू प्रसाद यादव को जेल हुई उस दिन बिहार को बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो बिहार के लिए लड़ने वाला अकेले जेल में चला गया। जो सामने खड़ा है उसको आप नहीं बचा पाए। अभी शंभू ने कहा ना कि खीरा चोर जेल में है और हीरा चोर इस देश में राज कर रहा है। टीवी पर बैठ करके मैं अपनी विरासत को याद कर रहा हूं। हीरा चोर का झूठा आरोप है, वो भी चोरी नहीं किया है, बिल्कुल सही बात। चोरी तो उसके पहले उन लोगों के वारिस ने किया था जो मुख्यमंत्री थे। लालू यादव तो अपने से कहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच करने के लिए कहा उसी को चोर बना दिया। और इस बात को समझने के लिए उस विरासत को समझिए, यह अपमान नया नहीं है भाई। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो बात जरूर कह रहा हूं। आपके आयोजन में कृष्ण लगे हुए हैं, आप जिसको भगवान मानते हैं उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है? बस एक इशारा करके जा रहा हूं। ये बताइए, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, कोई कितना भी अच्छा मित्र हो, वो नंगे पैर दौड़ करके अपने मित्र को बुला कर लाएगा और उसका पैर धुलेगा और पैर धो के पी जाएगा। आज कोई कितना भी बड़ा मित्र हो ऐसा कर सकता है क्या? आपके कृष्ण को पैर धुला के पिलवा दिया, इससे बड़ा अपमान क्या हुआ? एक बहुत गंभीर बात आपको कह के जा रहा हूं। आप उनकी बनाई हुई कहानियां पढ़ते हैं, उनके नाम पर वो, इसलिए बाबा साहब भी इस बारे में अलग राय रखते हैं। कभी गंभीरता से पढ़िएगा, कृष्ण और शिव को लेकर के इस देश में नया विमर्श करने की जरूरत है। और उसलिए कृष्ण को अगर मुझे मानना होगा तो मैं कहूंगा कि कृष्ण एक कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर था, और वो इस देश के लोगों को एक पैगाम दे रहा था कि हम भी श्रमिक और मेहनतकश और शासक लोग हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी है, डीडी कौशांबी ने, वो इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा कि कृष्ण ने एक चालाकी चली थी। जब बाढ़ आ जाती थी यमुना के किनारे, लोगों के घर डूब जाते थे, उनके पशु पक्षी डूब जाते थे, वो बचा नहीं पाते थे, तो कृष्ण एक पॉलिटिकल लीडर था। उसने कहा कि ये बगल में पहाड़ है, चलो ऊपर वहां पर अपना खाना पीना लेकर के और वहां चलो, अपनी जान बचाओ, अपने पशु पक्षियों को बचाओ। वो एक लॉजिकल ब्रेन वाला लीडर था। उसके लिए उन्होंने कहानी बना दी कि पूरा पहाड़ उंगली पर उठा लिया।
ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक नई बात आपको बता के जा रहा हूं, इस पर विचार करिएगा। जो सोशल पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर उन्हें मिटा नहीं पाए तो तथागत बुद्ध को कहा कि विष्णु के अवतार हैं, और मिटाना चाहे तो उसे अंबेडकर बना दिया कि उनकी कोई किताब ही नहीं छपती थी। याद रखिएगा इस बात को, अपने इतिहास के सच्चे अध्याय को पढ़िए, सही इतिहास पढ़िए। झूठा इतिहास पढ़ने पर हम ओबीसी को अगर यह कहने जाएंगे कि तुम नास्तिक बन जाओ, ओबीसी नास्तिक आज की तारीख में नहीं बनेगा। मैं कुछ व्यवहारिक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप उससे कह दीजिए कि कांवड़ ढोने जा रहे हो मत जाओ, चोरी चोरी जाएगा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, कांवड़ ढोकर जब आए, घर लौट कर बैठे, जल वल चढ़ा ले, खाली हो जाए, कपड़ा बदल ले, तब बड़े प्यार से मिठाई खिलाते हुए उससे पूछिएगा, बेटा कांवड़ ढो लिए, अब पढ़ने किस स्कूल में जाओगे, नौकरी कौन सी जगह करने जाओगे, एक सवाल का जवाब दे दो, फिर अगले साल कांवड़ लेके चले जाना। हमने समझाने के तरीके में अपमान करना सीख लिया है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। हम अगर किसी को अपमानित करेंगे तो वो चोरी चोरी जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसे शिक्षा तो मिली नहीं, जागरूक तो हुआ नहीं, और अंधविश्वास और पाखंड बचपन से भरा जाता है। तो अब जो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, यहां बड़े बड़े लोग शिक्षित हो गए, पे बैक टू सोसाइटी माननीय कांशीराम ने किया है। कितना पे बैक टू सोसाइटी होता है बताइए? कितना इंस्टीट्यूशन, एक आरएसएस बना है। आरएसएस एक कई काम करता है, आपको तो पता ही नहीं। इस देश में 52% ओबीसी है, पता नहीं क्या करता है, मैं भी खोजता हूं। आप एक बात बताइए, आरएसएस का एक संस्थान है जिसका नाम है संकल्प। संकल्प हॉस्टल चलता है, देश के हर जिले में संकल्प हॉस्टल बना होगा। आरएसएस में पढ़ने वाला जो दीक्षित होता है, उसको उस हॉस्टल में रहने, खाने, पीने, पढ़ने और मुफ्त में आईएएस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल सैकड़ों आईएएस संकल्प हॉस्टल से निकलते हैं जो आरएसएस के लोग होते हैं, और जब वो आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस बनने के बाद काम सारा आरएसएस का करते हैं। हम और आप कितने लोगों को आईएएस बनाने के लिए उनकी किताब, कॉपी, कलम और कोचिंग का खर्चा उठा रहे हैं? एक बात बताइए ना, हम लोग के कम आर्थिक रूप से कम संपन्न है। कितना मीडिया हाउस आपने खड़ा किया है, कितना कोचिंग संस्थान और हॉस्टल बनवाए हैं। कोई कमेटी ऐसी बनी क्या? अभी ये संजय जी बता रहे थे कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन बना और उसमें भी झगड़ा करवा के 2 पार्टी करवा दिया। हमारे लोग, इस देश में सबसे ज्यादा किसी का बिखराव हुआ तो समाजवादी आंदोलन का हुआ। अगर समाजवादी आंदोलन एक रहा होता तो आज पूरे देश पर लोहिया की विरासत और बाबू जगदेव प्रसाद की विरासत वाले लोगों का राज होता। लेकिन इतने टुकड़े में समाजवादी आंदोलन टूट गया, उसका नुकसान किसको हुआ? यह व्यवहारिक सवाल है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि जोड़ने का सूत्र क्या होगा, ओबीसी को केवल एक बात समझाइए, खंड छीनिए, उससे अंधविश्वास छीन लीजिए और कहिए तुम्हारे घर में शादी होती है तो किससे पूजा होती है? प्रकृति से होती है। चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूब हो, सब कुछ क्या है? प्रकृति है। होली मनाई जाती है तो प्रकृति पूजा है। फसल कटती है तो फसल की पूजा होती है। खेत में महिलाएं फसल लगाती हैं तो गीत गाते हुए लगाती हैं। आप प्रकृति पूजक हैं, जैसे इस देश में आदिवासी है। मैं गया था पिछले दिनों छत्तीसगढ़, आदिवासी जब मुझे बड़े वाले कार्यक्रम में 25,000 लोग वहां खड़े थे और आदिवासी ले गए तो एक जगह कहे कि आपको इनकी पूजा करनी है। मैंने कहा भाई तुम इतना कैमरा लगाए हो, मुझे इनसे कह रहे हो पूजा करने का, और हम ही पूजा पाठ का विरोध करते हैं, हम अंधविश्वास पाखंड का विरोध करते हैं, ये किसके पूजा कराना चाह रहे हो? आदिवासियों ने बताया ऐसे ही एक गमला मिट्टी का था। उन्होंने कहा कि जब हम फसल रोपते हैं ना, तो जो पहली फसल तैयार होती है हमारे लिए वो देवता है और उस फसल की हम पूजा करते हैं। तब मुझे लगा कि ये तो प्रकृति पूजक पूरी जातियां हैं। और ओबीसी के खेती, किसानी और पशुपालन से जुड़े लोग प्रकृति पूजक रहे। बीच में कोई आ गया जो पाखंड ले आया, कहानी गढ़ दिया, कहीं होलिका की कहानी गढ़ के बोले आपकी बहन बेटी को जला रहा है, कहीं कोई कहानी बनाकर कह रहा है कि हमारे यहाँ का बच्चा सूरज पी गया है, तो कोई कह रहा है कि समुद्र पी गया है, कोई मुख से पैदा हो रहा है, और झूठी झूठी कहानियां बनाकर आपके लोगों को डरा दिया और हम आप कमजोर हो गए। एक निवेदन उचित लगे तो मानिएगा, हो सकता है आपकी राय अलग हो। ओबीसी समाज के लोगों को अगर एकजुट करना है
तो ओबीसी समाज को नास्तिक मत बनाइए, उसके पाखंड को खींच करके कहिए कि प्रकृति की ओर वापस लौटो, तुम्हारा लोक धर्म लोक प्रकृति है और प्रकृति के उपासक लोग जिस दिन सब एक हो जाएंगे, चाहे वो मौर्य हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो नाव चलाने वाले मल्लाह हो, चाहे वो ताड़ी उतारने वाले पासी हो, चाहे वो खेत में काम करने वाले किसान हो, चाहे वो हाथ से श्रम करने वाले जुलाहा नाई मोची हो, ये सारे लोग तो एक ही संस्कृति के हैं। जब आप कल्चर जोड़ेंगे तब आज आपके लोग जुड़ेंगे, कल्चर नहीं जोड़ेंगे तो आपके लोग बिखरे रहेंगे। अगर ओबीसी को 3743 जातियों में मंडल साहब एक करके गए तो एक बार विचार आप भी करिए ना कि एक क्यों नहीं हो पाते। दूसरी बात, इतिहास पढ़ाना होगा हमें अपने समाज के लोगों को। महात्मा ज्योतिराव फूले माली जाति के थे और माली जाति के ज्योतिबा फूले होने के बाद एक ब्राह्मण जो उनका परम मित्र था उसकी शादी में चले गए तो वहां पर धक्का मार के भगा दिया ब्राह्मणों ने कि ये शूद्र हमारे यहां शादी में क्यों चला आया। ये शूद्र वाली परिभाषा किसकी है? उन्हीं की है। घर जाकर के ज्योतिबा फूले पूछते हैं पिता से कि अरे वो मेरा सबसे प्रिय दोस्त था, निकाल दिया। पिता ने कहा गरीमत मनाओ, केवल भगाया है, मारा नहीं है। और अगर वो ब्राह्मणों को तुम ऐसे करते तो वो मार भी सकते थे क्योंकि धर्म विरोध में है। ज्योतिबा फूले को समझ में आया, स्कूल खोलना शुरू किया। 1848 में स्कूल खोला और जब स्कूल खोला तो भिड़े वाला वहां भी मैं गया हूं। इस देश में जहां पाखंड है वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और इस देश में आधुनिक पहला स्कूल खुला 1848 में। आज भी भिड़े वाला पुणे में जाकर देखिए खंडहर बन गया है और वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारा इतिहास ऐसा है क्योंकि हमने कलम और किताब को गिरवी रख दिया। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने पूछा कि या तो तुम घर चुनो या स्कूल चुनो। महात्मा फूले ने क्या चुना था? महात्मा फूले ने अगर अपना घर चुना होता तो एक अच्छे बेटा होते, अगर अपनी पत्नी को लेकर घर में रहते तो अच्छे पति होते। मगर महात्मा फूले ने घर छोड़ दिया और स्कूल चुना। इसलिए पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ा अगर क्रांति ज्योति कोई है तो महात्मा फूले हैं और वो ओबीसी हैं और ओबीसी घरों के लोगों को ये पता ही नहीं है। ज्योतिबा फूले को इधर ले आने का काम किसने किया? महात्मा फूले। और दूसरा लड़ाई छत्रपति शाहू जी महाराज, ओबीसी कुणबी जाति और कुर्मी जिसे इधर कहते हैं, उनके दरबार में भी मैं गया। जब दरबार में पहली बार जाति जनगणना कराई तो देखा कि 70 उच्च पदों में से 72-70 पदों में से 65 पदों पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ज्योतिबा उन्होंने छत्रपति शाहू जी ने फिर कहा कि मेरे राज्य में कितने हैं जरा गिनती कर लो। पता चला कि इनकी आबादी तो 5% भी नहीं है, दरबार में 95% से ज्यादा है। 1902 में 26 जुलाई को इस देश में जाति जनगणना कराकर पहली बार गैर ब्राह्मणों को 50% आरक्षण देने वाला एक ओबीसी महानायक था जिसका नाम छत्रपति शाहू जी था और उन्होंने 50% सीटें आरक्षित कर दी। ओबीसी घरों में ये कहानियां ही नहीं गई। जो ज्योतिया का कहानी चली गई, सत्यनारायण भगवान का कहानी चली गई, झूठ नारायण का कहानी चली गई, ज्योतिबा फूले और शाहू की कहानी क्यों नहीं गई भाई? क्योंकि हमने उस कहानी को बताया ही नहीं। तीसरा, उस विरासत को जब आगे बढ़ाया तो त्रिवेणी संघ में यही बिहार के लोगों 3 जाति के लोग आंदोलन किए और उन्होंने नारा लगाया 90% जातियों का। अर्जक संघ के लोग बिहार और उत्तर भारत मिला करके, महामना राम स्वरूप वर्मा ओबीसी थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जाति के थे और उन सारे लोगों ने मिल करके त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ का नारा क्या लगा? समाजवादी आंदोलन के विरासत 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। आपने एक नारा तो यहां लिखा है, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इज्जत और रोटी का आंदोलन था समाजवादी आंदोलन। जो जमीन को जोते बोए, कितना गजब का आंदोलन का इतिहास है। ओबीसी समाज के लोगों, बीपी मंडल पर कार्यक्रम हो रहा है इसलिए केवल आपको संबोधित कर रहा हूं। आज ओबीसी समाज के लोगों को घर घर ये कहानी बताइएगा। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। मनवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। क्या नारा,
अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। अगर ये इतिहास नहीं गया तो आपको तो पता ही नहीं साहब आपकी लड़ाई क्या थी, और आज आप केवल मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, अब आइए मंडल कमीशन, आखिरी बात 2-4 मिनट में कहकर के अब विदा लूंगा। मैंने पहली बात ये कही, ओबीसी समाज के लोगों अपना नायक मानना तो शुरुआत तथागत बुद्ध से करना, और बीपी मंडल साहब के बगल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाना। मंडल और अंबेडकर मिल गए तो इस देश को वाकई सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, अपने इतिहास को अपने बच्चों को पढ़ाइए, वरना आपके बच्चों का कब आपका भविष्य लुटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा है, तृतीय रत्न नाम है उसका। पाखंड और अंधविश्वास में हमारे लोग सबसे ज्यादा क्यों हैं? एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर देखा डर लगी, फिर कहा कि हनुमान जी सही सही उतार दीजिए, 1 किलो लड्डू मंगलवार को चढ़ाऊंगा। थोड़ा इधर उधर किया, आधा उतर गया। थोड़ा देर बाद कहा कि ऐसा है हनुमान जी, आजकल बड़ा गरीबी में जी रहे हैं, आजकल पैसा कम है इसलिए आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे, खुश हो जाइएगा। थोड़ा और नीचे उतरा तो कहा मंगलवार को आपके यहां तो वैसे भी बहुत लड्डू चढ़ता है, मैं पाव भर चढ़ाऊंगा, उतने में ही खुश हो जाइएगा। और ऐसा करते करते जब वो जमीन पर उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया कि आज से हनुमान जी न पावे पेड़ पर चढ़ूंगा और न आपको लड्डू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे विरासत में है जिसे हमने घर नहीं पहुंचाया। पहुंचाइए, गूगल पे सर्च करिए ना, ज्योतिबा फुले का नाटक तृतीय रत्न। एक आदमी बहुत बेचैन और परेशान हो गया तो गया एक ब्राह्मण के पास, बहुत कष्ट है जीवन में। उसने कहा पतरा देखूंगा। पतरा देख के ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। क्या नहीं है? शनि। चंद्रयान धरती पर अभी गया है ना, हमारे यहां पतरा से सब देख के राहु केतु और शनि, मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके नाम पर धरती पर कितनी शादियां टूट जाती हैं। यह देश इतना कमाल कर रहा है, और आज वैज्ञानिक को बधाई दी जा रही है, और बगल में कोई आदमी खड़ा होकर के कह रहा है वो आदमी विज्ञान और तकनीक का फायदा उठा रहा है, और बधाई वैज्ञानिकों को दे रहा है जो कहता है कि मैं नाली के गैस से चाय बनाया करता था और भीख मांग के मैंने इतना बड़ा काम किया और 10 लाख का सूट पहना। तो आप समाज में बढ़ाना चाहते हैं पाखंड और अंधविश्वास, और घर में चाहते हैं कि वैज्ञानिक पैदा हो। कैसे पैदा होगा? आप तो पाखंड बढ़ा रहे हैं भाई। आप हर जगह पाखंड की कथाओं को सुनने जाते हैं। आप लोग जाके तमाम तरह के तीज त्योहार ऐसे मना रहे हैं जो घोर पाखंडी हैं। आप उसमें खर्चा करके पूरे मोहल्ले को बुला लेंगे, मृत्यु भोज करेंगे, जन्म हुआ बच्चे का तो खिलाएंगे, कोई मर गया तो खिलाएंगे, और आपके घर कोई कथा कराने के लिए चंदा मांगने जाए, आप जो जितना बड़ा है वो 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 दे देता है। कोई कलम किताब मांगने जाए तो हम आप कितना रुपया चंदा देते हैं जरा बताइए। आपने कलम किताब के लिए चंदा नहीं दिया तो आपका समाज क्या जागरूक होगा? और इसलिए तृतीय नाटक में ज्योतिबा फुले लिख के गए हैं, वो बोला कि शनि तुम्हारा ठीक जगह पे नहीं है। तो आदमी बोला हाथ जोड़ के कि शनि ठीक जगह पे कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा हवन करानी होगी। कहा और? तो कहा 25 गांव के ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाना होगा। ये विचार फुले का है, शब्द मेरा है। वो आदमी हाथ जोड़ के कहा कि कितना खर्चा आएगा? कहा 10,000 खर्चा आएगा। आदमी कहा कोरोना में नौकरी चली गई, 15 लाख अकाउंट में आना था वो भी नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार मिलना था वो भी नहीं मिला, 6 दिन आना था वो भी नहीं मिला, बुलेट ट्रेन चलनी थी वो भी नहीं आई, और रुपए की कीमत डॉलर से बड़ी होनी थी वो भी नहीं आई, पेट्रोल डीजल 50 रुपए मिलना था वो भी नहीं आई, खर्चा हो गया, ऊपर से टमाटर भी 250 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गई, पैसा है ही नहीं, हमको कुछ छूट दे दीजिए। उधर से जवाब आया चलो तुम्हारे लिए 50% सेल लगा देते हैं, 5,000 दे देना, हवन करा देंगे। जरा खेल समझिएगा। वो आदमी कहा नहीं साहब इतना भी नहीं है। फूले साहब लिख रहे हैं, इसको नए शब्दों में मैं बयां कर रहा हूं।
फिर वो आदमी कहा अच्छा 1000 रुपया दे दो, मैं 1 महीने के लिए मंत्र दे देता हूं, जब शनि ठीक जगह पर रहेगा, पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देना। वो आदमी दोनों जेब निकाल कर खड़ा हुआ और कहा कि हुजूर मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। नाराज होते हुए सामने दूसरा आदमी खड़ा हुआ कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पुरखे इतना इसका सर्जरी करके गए हैं और हम लोग फिर वही बीमारी को पाल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, ये कौन लिखा है? ये फूले साहब लिखे हैं, पेरियार ने लिखा है, अंबेडकर ने लिखा है। और मैं क्यों ये बोलता हूं? क्योंकि मैं कहूंगा कि मैं ये बोल रहा हूं तो यूपी हो के मुझे जाना है, कब बुलडोजर चल जाएगा, कब मुकदमा हो जाएगा नहीं पता। इसलिए आपको भी एक पैगाम देकर जा रहा हूं, कभी भी ऐसी कोई भी बात आलोचना की हो तो अपने नाम पर कहीं मत बोलिए। कोई भी बात बोलिए उसका रेफरेंस लेकर नीचे लिख दीजिए, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने यह कहा, पेरियार ने यह कहा, अंबेडकर ने यह कहा। किसी में हिम्मत हो तो फूले, अंबेडकर और पेरियार पर मुकदमा करके दिखाए, तब इस देश के लोगों का आप बैठ देखें। आप बच के चलिए भाई। और आपको नया क्या बोलना है? आपके पुरखे, अच्छा हम काबिल हैं क्या अंबेडकर फूले पेरियार से? हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? 32 डिग्री लेकर डॉक्टर अंबेडकर यहां लौटे थे और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी इस देश के प्रधानमंत्री की तरह। ओरिजिनल डिग्रियां थी उनकी। और तब डॉक्टर अंबेडकर को चपरासी फाइल फेंक के देता था, पढ़ने स्कूल से बाहर कर दिया। और हम लोगों को लगता है कि हम ओबीसी हैं, दलित की लड़ाई में हम खड़े नहीं हुए, मुसलमान की लड़ाई में हम खड़े नहीं हुए, किसान की लड़ाई में हम खड़े नहीं हुए, महिला की लड़ाई में खड़े नहीं हुए, तो ओबीसी की लड़ाई में आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये सवाल अपने आप से पूछिए। और सबका दर्द एक था। और ओबीसी समाज के लोगों, जैसे ये इतिहास लेके जाओगे घर घर, तब जरा अपना आधुनिक इतिहास देखो। मंडल साहब को तो यही कहा ना कि शूद्र कुर्सी पर बैठ गया। इस देश में नाई जाति से आते थे कर्पूरी ठाकुर, और यही बिहार की सरजमी है। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, दिल बड़ा करके अपने और तमाम अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का वक्त है। अगली बार ये मंच लगाना तो मेरे जैसे जितने भी अहिर कुर्मी कोयरी जाति के लोग हैं, हम सब नीचे बैठेंगे और अति पिछड़े समुदाय के किसी व्यक्ति को मंच पर बिठाओ, हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना काम करेंगे। हमने अपने लोगों को जोड़ा नहीं, और पीछे से अगर वो बीजेपी को वोट देता है तो हम उसके उपहास उड़ाते हैं कि आज वो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, गलती हमसे भी तो हुई। आइए दिल बड़ा करें, नाक छोटी करें। हमने नाक बड़ी कर ली। और ओबीसी समाज के लोगों, अगर वाकई हमारा अगर थोड़ा भी सम्मान आपको करना है, 2-3 काम करना, अगली बार गुलदस्ता पर 1 रुपया भी खर्च मत करना, ऐसी किताबें हमको भेंट करना। फूल मुरझा जाएंगे, किताबें हमेशा ताजा रहती हैं। और दूसरा काम करना, ओबीसी समाज की ताकतवर अपनी को समझने वाली जातियों के लोगों, अगर आपकी लाठी में वाकई दम है तो उस लाठी को कभी अपने से नीचे अपने कमजोर पर मत चलाइएगा। अगर आपको अपनी लाठी चलानी है तो अपने ताकतवर पर चलाइएगा। हमें अपना दिल जीतना है। अरे जो दुश्मन है वो हमारे लोगों का दिल जीत गया, और हम कैसे नहीं जीत पाते भाई? 52% आबादी का वोट अगर उसे नहीं मिले तो वो दिल्ली की कुर्सी पर फिर बैठ सकते हैं क्या? आपके लोगों का हक मार लिया, क्योंकि उनको लगता है कि पहले ब्राह्मण हमारा हक मारता था, अब ये ओबीसी मारता है, अब ये दलित मारता है, तो हम क्या करें? इससे बढ़िया ब्राह्मणे का लात जूता सह लेंगे। आपके बिहार में कोई हनुमान बन गया है तो कोई सुग्रीव बन गया है। इशारा समझिए। क्यों? क्योंकि आप अपने भीतर से उनके, लालू यादव नेता का नाम क्यों है? मैं अपना वर्तमान इतिहास बता रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर जब इस बिहार के मुख्यमंत्री बने, मैं इतिहास में याद करते हुए कहना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया। दिल्ली में बैठे लोगों ने गालियां दी, कर कर्पूरी कर पोरा, और गद्दी छोड़ धर उस तरह चलाना उनके नजर में अपमान का काम है। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति बन गया और उसको गाली दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जाति से आते थे। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते थे। दिल्ली वालों ने क्या नारा लगाया? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये अपमान किसने किया है आपका? किसी दलित ने किया क्या? किसी मुसलमान ने किया क्या? ये आपका किसी आदिवासी? अरे पहचानो तो कि आपको गाली किसने दी, और उससे आगे बढ़ो। लालू यादव सामंतवाद और मनुवाद के गढ़ में जब किसान और मजदूर का बेटा
जो घर पे भैंस चराया करता था, अपनी मेहनत के दम पर समाजवादी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत का आंदोलन, उसको आगे बढ़ा करके जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पहली बार गांव लौटा तो गाड़ी पीछे रख करके भैंस पर बैठकर जाके अपनी मां को कहता है कि मां हम मुख्यमंत्री बन गए। मां को पता ही नहीं मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। तो उनके बगल में एक तहसील थी जिसका नाम था हथुआ, तो उन मां की नजर में सबसे बड़ा ओहदा हथुआ के मुखिया का था। तो मां से वो कहते हैं कि हम जैसे हथुआ के मुखिया बन गए। मां गले लगा देती है। ऐसे घर से निकलकर जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको चारा चोर बनाकर अपमानित किसने किया? इस बात को क्या देश के लोगों को पूछना नहीं चाहिए? आज भी टेलीविजन खोलिए, जैसे लालू यादव का नाम आएगा या तो हंसी उड़ाई जाएगी या गाली दी जाएगी, और आप चुपचाप सह रहे। उस लालू यादव को जिसने चरवाहा विद्यालय खोला, उस लालू यादव ने जिसने भगवतिया देवी को पत्थर तोड़ने वाली को संसद तक पहुंचा दिया, उस लालू यादव को जिसने 6 विश्वविद्यालय खोले, उस लालू यादव को जिसने संघ के सामने झुका नहीं और एक दंगाई रथ यात्रा को यहीं समस्तीपुर में रोक लिया था और उसका सजा मिल रही है कि उसको जेल में डाला हुआ है। और दंगा करने वाले कुर्सी पर बैठे हैं और दंगा रोकने वाला पटना के गांधी मैदान में ये बोलने वाला कि जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना एक आम इंसान के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? हम अपने राज्य में दंगा नहीं होने देंगे। जिसने अपने राज्य में दंगा नहीं होने दिया, कलम और किताब पकड़ाई, आज वो जेल में है और आज भी रोज ईडी सीबीआई, और जिसने पूरे गुजरात को दंगे में जला दिया आज वो निष्पक्ष बना बैठा है और तड़ी पर जो था वो गृह मंत्री बना बैठा है। ये ओबीसी समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, एक गरीब किसान परिवार का मरहूम मुलायम सिंह यादव जब नेता बनते हैं तो उन्होंने आरक्षण लागू किया। जो काम राम नरेश यादव ने किया उस काम को आगे बढ़ाया मुलायम सिंह यादव ने, और एक नारा उन सांप्रदायिक ताकतों के सामने लगा था, मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अब आप समझ गए ना? और इस बात की सजा ये मिली कि उनको मुल्ला मुलायम कहा गया। ये बात सोचो कि आपके लोगों को कितना अपमानित किया। उसे मुलायम सिंह ने कहा कि मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने राज्य में कानून और व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करूंगा। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अगर जरूरत पड़ेगी तो और गोली चलाऊंगा, लेकिन सांप्रदायिकता को फैलने नहीं दूंगा। आज उस विरासत के लोग आज अपमानित हो रहे हैं और आप हम नहीं सोचते। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या नहीं हुआ ये कुर्था में? इतिहास पढ़ो ओबीसी समाज के लोगों, आपका खून खौल जाएगा। किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी अपर कास्ट की हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और इसलिए उनको साजिश के तहत सामंतवादियों ने मारा और उनके मुंह में पेशाब किया। वो इतिहास दोहराया गया जब मध्य प्रदेश में एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया। मुझे उस दिन बाबू जगदेव प्रसाद की याद आई कि काश उनके ओबीसी समाज के लोग जगदेव बाबू की विरासत को आगे बढ़ाए होते तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता कि एक फेक ओबीसी बैठ करके ओबीसी का सारा हक मार ले और 52% आबादी चुपचाप खुश होकर देख रही है। हमारे इतिहास को क्या हो गया? मंडल मसीहा शरद यादव की जमीन है, जिन्होंने कमंडल के रथ के सामने मंडल का रथ निकाला था, और बताओ शरद यादव का कितना अपमान हुआ, कौन बचाने गया? और आज अब आखिरी बात कहने जा रहा हूं, केवल अपमान कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का नहीं हुआ, केवल अपमान ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का नहीं हुआ, केवल अपमान बीपी मंडल का नहीं हुआ, केवल अपमान मुलायम और लालू का नहीं हुआ। अरे भाई ओबीसी समाज के लोगों, जब ओबीसी के लिए मंडल लागू करने का आंदोलन चल रहा था तो दलित समाज के एक मसीहा मानवर कांशीराम 600 रैलियां करके मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा दे रहे हैं। हमारे और आप में तो एकता बनी थी, ये लड़वा के कौन चला गया? रामविलास पासवान जाति से आते थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मंडल लागू कर दिया और लोग कोर्ट में चले गए तो रामविलास पासवान धरने पर बैठ गए थे कि मैं ओबीसी समाज के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। नीचे धरती ऊपर आसमान, एक ही राम है रामविलास पासवान। उस इतिहास को मैं याद करना चाह रहा हूं। रामविलास पासवान ने एक जगह कहा था,
बाकी लोग बाद में राम लगाते थे, मेरे नाम के आगे राम है, और सांप्रदायिकता की आग में कभी वो आगे नहीं हुए। हाँ, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हो गई होंगी, हाँ हमारे लोग उनके खेमे में चले गए होंगे, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन इस इतिहास को घर घर ले जाइए कि हमारे लोगों ने जितना कुर्बानी देकर हमें दिया उतना तो बचा सके। अगर 25 साल बाद ऐसा ही रहा और 24 में वो जीत गए, सबसे ज्यादा अन्याय इस देश के ओबीसी के साथ होगा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अन्याय। आरक्षण आपका लागू हुआ 92 में सरकारी नौकरी में, और वो लेटरल एंट्री ले आया, और ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बाद 340 लोग लेटरल एंट्री से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। तो इसका मतलब जब संविधान बदला जाएगा ना, तो कौन सा राज होगा, ये लेटरल एंट्री से आप समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस की मेरिट एससी और ओबीसी से भी नीचे जा रही है। कल तक जो मेरिट का दुहाई देते थे वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर मलाई खा रहे हैं, और आप चुपचाप देख रहे हैं। एक भी वैकेंसी इस देश में नहीं है। बीएचयू के हॉस्टल में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में ओबीसी को बैकलॉग नहीं मिल रहा, और ओबीसी कहां खुश है, कांवड़ ले जाने में, घंटा बजाने में। अरे भैया, मैं नहीं कहूंगा कि तुम कांवड़ ले जाओ या घंटा बजाओ, खूब पूजा करो, लेकिन उस मंदिर का क्लेम तो करो। श्री कृष्ण आस्था मंच वाले, एक पैगाम और देकर जा रहा हूं, कृष्ण को अपना मानते हो, एक आंदोलन अंदर अंदर ये चलाओ, पूरे देश में दुनिया में जितना कृष्ण का मंदिर है उसका पुजारी कौन होना चाहिए? दान पेटी पर किसका कब्जा होना चाहिए? अरे भाई, कृष्ण किसके नेता माने जाते हैं, किसके भगवान हैं? जोर से बोलिए यादव जी लोगों। अरे जब आपका भगवान है तो उस मंदिर का पुजारी आपको होना चाहिए कि नहीं? तो जब तक मंदिर है तब तक हर मंदिर का पुजारी एससी एसटी ओबीसी बनेगा, और दान पेटी में जितना पैसा आएगा वो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए खर्च होगा, तब हम भी मंदिर चलेंगे। और ऐसा काम किया है पेरियार के एक वारिस स्टालिन ने। अब एग्जाम होता है, जो एग्जाम पास होगा वही पुजारी बनेगा। ओबीसी के मंच पर यह बात नहीं होगी तो कहां होगी? इसलिए कह रहा हूं, लेटरल एंट्री आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर चुकी है। नई शिक्षा नीति ने पूरे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। आपके बच्चे पढ़ेंगे कहां? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया को पढ़ने से रोका जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, और मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। ये कौन सा भारत आप चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है, और जब इस देश के आधी आबादी के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश में जाति जनगणना नहीं होने दे रहा है, फिर भी वो वोट मांगने आएगा, 2 बार रोएगा, 4 झूठ और बोलेगा, और हमारे लोग कहेंगे बेचारा फकीर आदमी है, झोला लेके चला जाएगा, एक बार और उसे जिता देते हैं। उसी दिन आप अपनी कब्र पर उसमें दस्तखत कर दीजिए। वो ऐसे झूठ बोल के ले जाएगा। और हमारे लोग अगर वोट न दे, जो एससी एसटी ओबीसी वोट न दे, तो उनका राज कभी बनेगा? अरे 2024 में एक वादा करो कि इस देश में संविधान को मानने वाला कोई दलित या पिछड़ा या आदिवासी प्रधानमंत्री बने, इसका भी एक आंदोलन चलाना चाहिए। और तब जाकर के मेरी गुजारिश मानना, ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद 10% लागू हो गया, 60% की अपर लिमिट खत्म हो गई है। बीपी मंडल साहब ने लिखा है 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन चाहिए। मैं कह के जा रहा हूं 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया ना, 5% पहले जाति जनगणना करा लो, अगर ये सब 15% हैं तो 5% और रिजर्वेशन उनको दे दो, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जो 85% बचा, वो 85% एससी एसटी ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये अंबानी अडानी, चलो हम इनका विरोध नहीं करेंगे, तुम सब देश बेच दो, लेकिन इस देश का कोई भी प्राइवेट संस्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तब बीपी मंडल की असली जयंती मनाई जाएगी। बीपी मंडल साहब अगर आज होते तो लेटरल एंट्री का विरोध कर रहे होते। बीपी मंडल साहब आज होते तो नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे होते। बीपी मंडल साहब आज होते तो सांप्रदायिकता की आग के सामने ऐसे सीना तान कर खड़े हो जाते।
बीपी मंडल साहब आज होते तो किसानों मजदूरों के साथ खड़े हो जाते। बीपी मंडल साहब होते तो 52% आबादी को 52% आरक्षण, किसान मजदूर नौजवान को उसका हक देने की बात करते। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों, सजग रहना। लालू यादव का भाषण था, उससे शब्द लेकर कह रहा हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, लेकिन अपना पेट काटकर अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा मकर जाल को समझ नहीं पाएगा। हमारी लड़ाई तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह से होते हुए बाबा फरीद, गुरु नानक, नारायण गुरु, बसवन्नाथ चोखा मेला, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, और उसके बाद शाहू जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा से होते हुए मंडल और कांशीराम की लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। कलम और किताब बचाइएगा, आप भारत के संविधान को बचाइएगा, सांप्रदायिकता मत फैलने दीजिए। ये आपका तटवर्ती इलाका, हमें भी पता है कैसा है। कुछ लोग आते हैं यहां दंगा कराने चुनाव के समय, कोई पुलवामा होगा तो कोई दंगा होगा, कोई मेवात होगा तो कोई मणिपुर होगा, और जब आप ताकतवर होंगे तो सिलेंडर 200 रुपया कम हुआ है, कुछ दिन बाद सिलेंडर फिर ही बिकेगा, 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज हो जाएगा। फिर भी आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, फ्री सिलेंडर, फ्री अनाज और फ्री रुपए पर वोट मत देना। संविधान बदलने वालों को दिल्ली की सरकार से हटा देना, वरना आपके बच्चे फ्री में गुलामी करेंगे उनकी, और पूरा मंडल का आंदोलन, समाजवादी आंदोलन नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।